हेलो एवरीवन, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम एक बहुत जनरल टॉपिक करेंगे जिसपे मोस्टली लोगों की क्वेरीज होती है और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट पे क्या टैक्स होता है। कई लोग बोलते हैं कि गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है इनकम टैक्स से, और बेटे कई लोग बोलते हैं कि गिफ्ट पे टैक्स लग के चलता है। तो आज मैं आपको इसी क्लास में 15, 20, 25 मिनट के अंदर अंदर में गिफ्ट का सारा प्रोविजन आपके माइंड में डालने वाला हूं। यकीन मानो, आपको अगले 15-20 मिनट में सारा गिफ्ट की चीजें जो भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट गिफ्ट के जो भी प्रोविजन है, जो भी ट्रीटमेंट है, आपके वो दिमाग में आ जाएंगे। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं आपके अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, एक एक करके सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इनकम टैक्स में सेक्शन 56 to 10, आपको सेक्शन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। सेक्शन 56 to 10 के अंदर लिखा हुआ है कि गिफ्ट का क्या ट्रीटमेंट है। देखते हैं कि गिफ्ट का क्या ट्रीटमेंट है। गिफ्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक तो मिले मिस्टर आईडी हटला से। मिस्टर आईडी हटला क्या है अभी बताऊंगा, मिस्टर आईडी हटला क्या है। या फिर मिस्टर आईडी हटला को छोड़ के मिले। पहले मैं मिस्टर आईडी हटला की बात करता हूं। मिस्टर आईडी हटला क्या है? अगर मिस्टर आईडी हटला से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कहा मैंने? मिस्टर आईडी हटला से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मजे आ गए जी, मजे आ गए। देखते हैं मिस्टर आईडी हटला क्या है, फिर उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे कि अगर मिस्टर आईडी हटला को छोड़ के अगर कोई गिफ्ट देता है तो उस पर क्या टैक्स लगता है। मिस्टर आईडी हटला में सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर MRIDHUTLA, मिस्टर आईडी हटला। ठीक है, मिस्टर आईडी हटला, ये याद हो जाएगा। मेरे गिफ्ट का प्रोविजन आपको ओके हो जाएगा, गिफ्ट में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसान सी चीज है, मिस्टर आईडी हटला आपको याद रखना है। एम से क्या होता है? एम से होता है मैरिज। आपकी शादी वाले दिन, जो एक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होता है, उस दिन अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है या कोई भी पैसे मिलते हैं, कुछ भी आपको गिफ्ट में मिलता है, कुछ भी एनीथिंग आपको गिफ्ट में मिलता है, कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स कहती है शादी हो रही है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, आज मौज करो। जो भी आपको आज मिलेगा, आज हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। आज मौज करो, मौज का दिन है। सेकेंड है फिर मिस्टर में एम हो गया आर। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव। रिलेटिव से अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो एग्जम्प्ट है। अब रिलेटिव कौन है? मैं अभी ये सब कुछ करा के मैं रिलेटिव पे डिटेल में बात करूंगा। रिलेटिव कौन है? बुआ, चाचा, मामा, फूफा, भी देखेंगे रिलेटिव कौन कौन आता है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये बताया मैरिज, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इनहेरिटेंस और विल। विल जो होता है ना, हमारे दादा परदादा, हमारे फादर हमारे लिए विल लिख के जाते हैं। इनहेरिटेंस में जो हमें गिफ्ट मिलते हैं कि मेरे फादर ने मेरे नाम पे विल लिख दी कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम। अगर मेरे फादर ने मेरे नाम पे विल लिखी है तो जी कोई टैक्स नहीं आएगा। आपके फादर अगर आपके नाम पे विल लिख के जाते हैं, आपको कोई चीज इनहेरिटेंस में मिलती है, कोई टैक्स नहीं आएगा। ठीक है जी। फर्स्ट मैरिज से, मैरिज वाले दिन मिलता है। सेकेंड रिलेटिव में मिलता है। थर्ड इनहेरिटेंस और विल। मिस्टर आईडी, डी आ गया बेटा। डी डेथ। अगर किसी की डेथ के कारण कोई ऐसे ट्रांसफर होता है, किसी की डेथ के कारण कोई भी चीज, जैसे किसी की डेथ हो गई, उसकी डेथ से उसकी वो चीज मुझे मिल गई, ये नॉर्मली पापा के केस में होता है। पापा के सारे एसेट्स बेटा बच्चे के नाम हो जाते हैं। डेथ के केस में पापा के सारे एसेट बच्चे के नाम हो जाते हैं। तो जब डेथ में इनकम टैक्स बोलता है कि कोई भी बंदा इंडिया में ऐसा नहीं है जो किसी की डेथ पे टैक्स प्लानिंग करेगा, तो इनकम टैक्स ने कहा अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है और डेथ से उसकी चीजें आपको मिलती है तो साहब हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, आपको हमने टैक्स फ्री कर दिया। एम फॉर मैरिज, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इनहेरिटेंस, विल और डी फॉर डेथ। फिर बात करेंगे एच की। एच फ्रॉम हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं, हॉस्पिटल से अगर कोई भी तरह का गिफ्ट मिलता है तो कोई टैक्स नहीं लगता। फिर है यूनिवर्सिटी। यू फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जैसे हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से, या फिर ट्रस्ट। मैं अगला ये चार एक जैसे हैं तो मैं एक साथ करा देता हूं। HUTLA। LA से लोकल अथॉरिटी, T से ट्रस्ट, U से यूनिवर्सिटी, H से हॉस्पिटल। इन चार लोगों से कोई भी गिफ्ट आपको मिलता है तो कोई टैक्स नहीं लगता। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट रजिस्टर अंडर 12A। जो ट्रस्ट होते हैं ना वो 12A में रजिस्टर होते हैं। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 12AA, वहां पे वो ट्रस्ट रजिस्टर होता है। अगर आप अगर उस ट्रस्ट ने वहां पे रजिस्टर कराया हुआ है, अगर उस ट्रस्ट ने वहां पे रजिस्टर कराया हुआ 12 सेक्शन 12AA में, अब वो ट्रस्ट आपको कुछ ऐसे ट्रांसफर करता है, आपको कुछ गिफ्ट देता है, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद फिर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटीज होती है हमारी, उनसे अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो कोई टैक्स नहीं लगता। मिस्टर आईडी हटला में क्या क्या आया? एम फॉर मैरिज, आर फॉर रिलेटिव,
I for inheritance or will, D for death, H for hospital, U for university, L for T for trust, LA local authority. एक बार फिर रिवाइज करेंगे. मिस्टर आईडी हटला, M for marriage, R for relative, I for inheritance or will, D for death, H for hospital, U for university, T for trust, LA for local authority. अब मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया. रिलेटिव में मैंने कहा था मैं अभी आपको रिलेटिव समझाता हूँ. रिलेटिव बड़े इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग. आपको रिलेटिव याद करने हैं. बहुत लोगों की क्वेरीज तो ये होती है कि अगर मैं इससे पैसे लूंगा तो मेरे हाथ में टैक्स लग जाएगा, मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है. तो जी आपकी ये क्वेरी अभी क्लियर हो जाएगी. रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन आता है देखते हैं. मैं अपनी बात करके चलूंगा. पहले मैं अपनी बात करूंगा और फिर मैं अपनी वाइफ की तरफ से बात करूंगा कि मेरे साला साली कौन कौन मेरे रिलेटिव है. मेरी रिलेटिव में बेटा सबसे पहले आप मेरी पीढ़ी देखो. मेरी पीढ़ी में कौन कौन है. मेरा भाई है और मेरे भाई की वाइफ मेरी भाभी है, तो दोनों मेरे रिलेटिव हैं. फिर मेरी बहन है और मेरे बहन के हस्बैंड मेरे जीजा जी हैं, दोनों मेरे रिलेटिव हैं. यहां पे मेरी पीढ़ी खत्म हो गई. मेरा भाई है और मेरे भाई की वाइफ मेरी भाभी जी हैं. मेरी बहन है और मेरे बहन के हस्बैंड मेरे जीजा जी हैं. ये मेरे रिलेटिव है मेरी पीढ़ी में. अब मैं अपनी पीढ़ी से ऊपर जाता हूं. मेरी पीढ़ी से ऊपर कौन सी पीढ़ी हो गई. मेरे मदर फादर. एक एक करके दोनों को लेंगे. पापा के भाई और पापा की बहन, पापा के भाई और पापा की बहन. पापा के भाई या तो इधर चाचा जी होंगे या फिर ताऊ जी होंगे, और पापा की बहन बुआ जी होंगी. तो इन तीनों के स्पाउस, पापा के भाई हो गए ताऊ जी और चाचा जी, तो इनके स्पाउस हो गई ताई जी और चाची जी. और फिर पापा की बहन हो गई हमारी बुआ जी और उनके हस्बैंड हमारे फूफा जी. ये मेरे रिलेटिव हैं. ठीक है. अब इनके भी ऊपर चलते हैं, मम्मी की तरफ चलते हैं. पापा की तरफ हो गए, मम्मी की तरफ देखते हैं. मम्मी के भाई और मम्मी की बहन. मम्मी के भाई हुए मामा जी और मम्मी की बहन हुई मौसी जी. मम्मी के भाई हुए मामा जी और मम्मी की बहन हुई मौसी जी. तो इनके भी जो स्पाउस हैं वो भी हमारे रिलेटिव हैं. मामा जी के स्पाउस मामी जी और मौसी जी के स्पाउस मौसा जी. तो मौसा जी, मौसी जी, मामा जी और मामी जी, ये मेरे रिलेटिव हैं. अब इनके भी ऊपर चलते हैं. मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरे नाना जी और मेरी नानी जी. मेरे मदर फादर के भी फादर कवर कर रखे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी होंगे तो वो मुझे गिफ्ट करेंगे, या मेरी दादी जी होंगे, या मेरी नानी या मेरे नाना होंगे, वो सब मुझे गिफ्ट करेंगे. वो किसी और को क्यों गिफ्ट करेंगे. तो मेरे जो मेरे मदर फादर है उनके भी फादर और मदर को कवर किया हुआ है. दादा, दादी, नाना, नानी. अब मेरी वाइफ की बात है. अब मेरी वाइफ की तरफ कौन कौन कवर है. मेरी वाइफ मेरे रिलेटिव है. एज पर इनकम टैक्स कहता है आपकी जो वाइफ है ना वो आपके रिलेटिव बन जाती है शादी होने के बाद. ओके. तो हम मेरे वाइफ की तरफ बात करते हैं. जैसे आप मेरी तरफ मेरी पीढ़ी में गए थे भाई और बहन की तरफ, वैसे ही आपकी वाइफ के भाई आपका साला हो जाता है और आप उसकी बहन आपकी साली हो जाती है. वाइफ का भाई आपका साला हो जाता है और वाइफ की बहन आपकी साली हो जाती है. और उन दोनों के स्पाउस, साले की वाइफ क्या लगी, सलज बोलते हैं उसको, साली तो नहीं बनी बट. और मेरी वाइफ की बहन जो मेरी साली है उनके जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड क्या लगे, साडू भाई. साडू भाई हो गए ना. तो मेरे वाइफ का भाई बहन और उनके स्पाउस, साला, साली, सलज और साडू भाई, वो भी मेरे रिलेटिव हो गए. अब वाइफ के मदर फादर पे जाएंगे. वाइफ के मदर फादर हो गए यानी मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ. मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ वो भी मेरे रिलेटिव हैं. और मेरे वाइफ के भी जो पेरेंट्स हैं उनके भी ऊपर, यानी जैसे मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ऐसे ही सेम मेरी वाइफ के दादाजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी भी, वो भी मेरे रिलेटिव है. अब जब मेरा और मेरी वाइफ की फैमिली कवर हो गई, अब उसके बाद जो हमारा बच्चा होगा, बेटा बेटी, वो भी मेरे रिलेटिव है. ठीक है. और या फिर उनके स्पाउस, मेरा जमाई, जो मेरे बेटी का हस्बैंड होगा मेरा जमाई होगा, या जो मेरे बेटे की वाइफ होगी जो मेरे घर की बहू होगी, वो भी मेरे रिलेटिव होगी. ठीक है. यहाँ पे ये रिलेटिव की डेफिनेशन थी कि इनकम टैक्स बोलता है इतने लोग रिलेटिव हैं. अगर इन रिलेटिव से आपको कभी भी कितने भी पैसे मिले, कोई भी जमीन मिले, कोई भी घर मिले, जायदाद मिले, तो अंडर सेक्शन 56(2)(7) में उस पे टैक्स नहीं आएगा. क्लियर है. मैंने बड़े अच्छे से कराया है. सेक्शन 56(2)(7)(10) में टैक्स नहीं आएगा. सेक्शन क्या है, सेक्शन 56(2)(10). इस सेक्शन में रिलेटिव से या फिर मिस्टर आईडी हटला में से किसी में से भी
आपको गिफ्ट मिलता है तो आपका टैक्स नहीं आएगा, चाहे आपको कुछ भी मिले, पैसा मिले, गाड़ी मिले, धन मिले, जायदाद मिले, जमीन मिले, घर मिले, कोठे मिले, कुछ भी मिले, कोई टैक्स नहीं आएगा। मजे आ गए, इनकम टैक्स बोलते हैं मजे करो। अब इसके बाद अगर मिस्टर आईडी हटला से नहीं मिलता है, किसी और से मिलता है, मिस्टर आईडी हटला को छोड़ के किसी और से मिलता है, किसी और कौन है, मिस्टर आईडी हटला को छोड़ के जो लोग बचे उनसे। अब उन लोगों से, अब सपोज मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त जो मेरे साथ रहते हैं हमेशा, उनसे अगर उनसे मुझे कैश में गिफ्ट मिलता है, उनसे मुझे कैश में गिफ्ट मिलता है, और कैश में गिफ्ट एक साल के अंदर 50,000 से ज्यादा है, कैश मुझे, मेरे दोस्त ने मुझे कैश दिया गिफ्ट, लोन नहीं। अगर लोन लिया तो वो गिफ्ट नहीं है, लोन मैं उसको वापस करूंगा, पर कैश में गिफ्ट दिया, उसने कहा जेला मौज कर, मुझे तुझसे पैसे वापस ही नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया कि जा पार्टी कर ले, ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया पूरे एक साल में 50,000 से ज्यादा, 51,000 दिया, तो 51,000 पूरा टैक्सेबल, पूरे पे मुझे टैक्स देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, 51,000 पूरा टैक्सेबल है। अब यही 51,000 मेरा दोस्त मुझे मेरी शादी पे देता, तो मैरिज पे अगर कोई भी आके कुछ भी दे जाए, इनकम टैक्स ने कहा शादी है मौज कर, आज ही मौज कर रहा है, आजकल पता नहीं अब कम मौज मिलेगी तेरे को, तो शादी पे कुछ भी मिलता है तो नो टैक्स। अगर मेरा दोस्त मेरी शादी में मुझे आके बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत बड़ा घर भी गिफ्ट कर जाए, मौज करो, कोई टैक्स नहीं। पर अगर मेरी बिना शादी के अगर मेरा दोस्त मेरे को एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा देता है तो पूरा टैक्सेबल है। 50, ये नहीं कि अगर 51,000 दिए तो 50 का तो 50 छोड़ दो, एक टैक्सेबल है, नहीं, पूरा 51,000 टैक्सेबल है। ये बात मैंने यहां से बताई है आपको। एग्रीगेट अमाउंट 50,000 होली टैक्सेबल, सारा टैक्सेबल है। ये तो हुई पैसे की बात। अब अगर पैसे को छोड़ के इनकम टैक्स कुछ बोलता है कि पैसे को छोड़ के कुछ ऐसे एसेट हैं जिनके थ्रू आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, तो इनकम टैक्स ने उन एसेट्स को पकड़ लिया कि कौन कौन से ऐसे एसेट है जिनमें आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। ये है लिस्ट, शेयर, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर आर्ट ऑफ वर्ड और बुलियन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, SSJDPSAOB, ये एनी अदर है एक साथ। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर आर्ट ऑफ वर्क और बुलियन। ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आपको ये एसेट मिले हैं, नाम यहां पे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देखो गाड़ी नहीं आई, इनकम टैक्स ने गाड़ी को इंक्लूड नहीं करा इसमें। अगर गाड़ी मिलती है दोस्त से, फ्री में मिलती है, कोई टैक्स नहीं है। अगर आपके दोस्त ने आपको गाड़ी गिफ्ट कर दी, फ्री में कर दी, कोई टैक्स नहीं है। बट इनकम टैक्स ने कहा ये कुछ ऐसे एसेट हैं, अगर ये आपको मिलते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर आर्ट ऑफ वर्क और बुलियन। बुलियन पहले चलते थे, अब तो नहीं चलते, और बुलियन भी मिल जाए तो टैक्सेबल। अब ये कैसे टैक्सेबल है? सपोज आपके दोस्त ने आपको शेयर दिए 1 लाख रुपए के, आपके दोस्त ने आपको शेयर दिए 1 लाख रुपए के, फ्री में मौज कर दे, उसने मुझे फ्री में दे दिए, तो 1 लाख पूरे टैक्सेबल है। 1 लाख पूरे मेरे अदर सोर्सेज के इनकम में टैक्सेबल है। पर अगर उस 1 लाख के शेयर के मैंने 40,000 रुपए दे दिए, उस 1 लाख शेयर के मैंने 40,000 रुपए दे दिए, तो डिफरेंस क्या है? 60, और वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी क्लियर हो जाएगा। 50,000 की लिमिट आप माइंड में सेट कर लो कि 50,000 की लिमिट देखनी है मेरे को। शेयर्स दिए 1 लाख रुपए के, 50,000 से ज्यादा, या शेयर्स दिए 51,000 रुपए के, 51,000 रुपए के शेयर पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा है बिना कंसिडरेशन। आपने कोई पैसे तो नहीं दिया, आपको गिफ्ट कर दिए। अब एक केस में आपने पैसे दिए, 1 लाख के शेयर के आपने 40,000 रुपए दिए, तो 60,000 रुपए के आपको फ्री में गिफ्ट मिल गए, और वो 60,000 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा टैक्सेबल है। डिफरेंस इज टैक्सेबल। डिफरेंस क्या रह गया? 60,000, और 60,000 उससे ज्यादा बेटा 60,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इफ कंसिडरेशन डिफरेंस 50,000 से ज्यादा, तो डिफरेंस इज टैक्सेबल। तो यहां पे आपके हाथ में 60,000 हो जाएंगे। अब अगर वो 1 लाख के शेयर 90,000 में दे देता, तो डिफरेंस कितना बचा? सिर्फ 10,000 का। क्या 10,000 टैक्सेबल होते? नहीं होते, क्योंकि 10,000 50,000 से कम होते हैं, तो वो एग्जम्प्ट हो जाता।
समझ आया? पर ये सिर्फ इन्हीं एसेट्स के केस में होगा। अगर इससे अलग कोई एसेट्स मिल रहा है, ज्वेलरी यहाँ पे कवर कर दी, बहुत प्रीशियस एसेट्स होते हैं वो यहाँ कवर कर दिए। गाड़ी मिल रही है, वॉच मिल रही है, फोन मिल रहा है, कितना ही महंगा फोन मिल रहा है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, कोई टैक्स नहीं है। गाड़ी 1 करोड़ की भी मिल रही है ना आपको गिफ्ट में, आपके दोस्त, अगर आपका इतना दिल वाला, इतना बड़ा अच्छा दोस्त है आपका, आपको 1 करोड़ की गाड़ी भी दे रहा है, तो भी इनकम टैक्स कहती है दोस्त और तेरा प्यार इतना अच्छा है जो हमने तेरे को छोड़ दिया, कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो हो गए, यहां तो बात कर ली हमने मनी की, यहां बात कर ली हमने कुछ एसेट्स की, मूवेबल एसेट्स की। अब हम बात करेंगे इमूवेबल एसेट्स की। जमीन हो गई, घर हो गया, जो इमूवेबल चीजें हैं। सेम कॉन्सेप्ट है साहब, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फ्री में मिलता है, और जो अब शेयर, बेटा इसके केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम देखते हैं एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और इन शेयर्स के और इन एसेट्स के केस में देखते हैं हम फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है। अगर आपको आपके दोस्त ने, चलो कम एग्जांपल लेते हैं, आपके दोस्त ने 2 लाख की जमीन गिफ्ट कर दी फ्री में, आपके दोस्त ने आपको 2 लाख की जमीन गिफ्ट कर दी फ्री में। एसडीवी उसकी क्या है, 2 लाख ही मान लो कि उसकी एसडीवी 2 लाख है, तो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है ना, तो 2 लाख पूरी टैक्सेबल है। जो कॉन्सेप्ट हमारा इसके केस में था ना, सेम कॉन्सेप्ट है, बस एफएमवी की जगह एसडीवी आ जाएगी। अब उस 2 लाख के आपने, 2 लाख की जमीन के आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए की जमीन के आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है। डिफरेंस 50,000 से, तो जितना ज्यादा डिफरेंट टैक्सेबल, यानी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए आपके पूरे टैक्सेबल है। 2 लाख में से आपने 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए आपके बचे, तो आपके 1 लाख रुपए पूरे टैक्सेबल है। ये है जी गिफ्ट के प्रोविजन। अगर आपको ये क्लियर है ना, तो अब आपको एटलीस्ट आपको किसी से गिफ्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मिस्टर आईडी हटला याद कर लो, आपके गिफ्ट की टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली गिफ्ट हमें हमारे रिलेटिव से मिलते हैं, और रिलेटिव्स में बताया कि रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं। रिलेटिव्स को आप ढंग से याद कर लो, याद नहीं होता कोई वीडियो फिर से देख लो और एंजॉय करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।